तेहरान की सड़कों पर सचमुच आग बह रही है। अब तक के युद्ध की सबसे प्रलयकारी बमबारी में अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान की विशाल तेल रिफाइनरियों पर कहर बरपा दिया, जिससे रात का आसमान पूरी तरह से लाल हो गया। देखिए, ईरान को खुद के अलावा किसी और को दोष देने का हक नहीं है। सबसे पहले इस्लामी शासन ने ही सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में खाड़ी की रिफाइनरियों पर बमबारी शुरू की थी। उन्होंने वैश्विक तेल कीमतों को बढ़ाकर दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह रणनीति बुरी तरह उल्टी पड़ गई। ये सब कल सुबह ट्रंप की चेतावनी से शुरू हुआ। आइए बयान के अंत पर ध्यान दें। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, आज ईरान पर बहुत कड़ा प्रहार किया जाएगा और उन क्षेत्रों के पूरी तरह विनाश पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है जिन्हें अब तक निशाना बनाने के लिए नहीं सोचा गया था। जब उन्होंने वो बयान दिया था तब हमें नहीं पता था कि वो किन लक्ष्यों की बात कर रहे हैं और उन्होंने उन लक्ष्यों पर हमला करने का अपना मन क्यों बदल लिया। खैर, अब हमें पता चल गया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में ईरान ने सऊदी, कुवैत और बहरीन की रिफाइनरियों पर हमला किया और शासन वास्तव में मानता था कि ये देश पलटवार नहीं करेंगे। खैर, मेरा मानना है कि वे सही थे। इन देशों ने पलटवार नहीं किया, लेकिन सोचिए कौन पलटवार कर रहा है? इजरायली जेट्स। क्योंकि देखिए, ईरान एक बात भूल गया, ईरान को जिंदा रहने के लिए तेल पर सबसे ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, किसी भी दूसरे देश से ज्यादा। शासन की आय सिर्फ काले बाजार में प्रतिबंधित तेल बेचने से होती है, यानी वे तेल केवल अवैध रूप से बेच सकते हैं। और अब इजराइल उस जीवन रेखा को भी नष्ट कर रहा है। इस क्लिप को देखिए, ये एआई नहीं है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ये ईरानी तेल डिपो जल रहे हैं। कल इन्हें निशाना बनाया गया था। मुझे यकीन है जब आप वीडियो देख रहे हैं ये अभी भी जल रहे होंगे। देखिए, अब ये ईरान के अंदर इतनी बड़ी घटना थी कि हमारे पास असल में इसके अनगिनत क्लिप्स और अनगिनत एंगल्स मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि हम ये सब देखें, चलिए पहले ये देखते हैं कि इजराइल ने किस चीज पर हमला किया। इजरायली विमानों ने शनिवार को तेहरान के पास ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया और ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी के लगभग 30 तेल टैंकों को निशाना बनाया। इस जानकारी की पुष्टि ईरान के तेल मंत्रालय ने भी की है, जिन्होंने ये माना है कि तेहरान और उसके आसपास के शहरों में कई तेल डिपो पर हमला हुआ है। आइए ईरानी नागरिकों से मिली कुछ फुटेज देखते हैं। पहली फुटेज तेहरान ऑयल रिफाइनरी की है। ये ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है और पूरे देश की लगभग 50% ऊर्जा आपूर्ति करती है। फिर अगली क्लिप हमारे पास फदीस ऑयल डिपो से है, जो कराच में है। ये एक शहर है जो तेहरान के ठीक बाहर स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आग मामूली नहीं है, ये भीषण लपटें हैं जो शायद कई दिनों तक जलती रहेंगी और इससे शासन को सबसे बुरे समय पर गहरा झटका लगा है। याद रखिए, जनवरी की शुरुआत में जो प्रदर्शन हो रहे थे वे पहले आर्थिक प्रदर्शन थे, उसके बाद वे राजनीतिक बन गए। लोग पानी की कमी, महंगाई, वेतन और मूल रूप से देश में बिखरती हर चीज की बदइंतजामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आपको समझाने और याद दिलाने के लिए हमने ईरान से कुछ आंकड़े देखे कि एक आम ईरानी कैसे जी रहा था। एक महीने की तनख्वाह में आप ईरान में सिर्फ 8 अंडे खरीद सकते हैं, सिर्फ 8 अंडे। और यही वजह थी कि लोग सड़कों पर उतर आए। वे एक बेहतर जिंदगी चाहते थे और उन्हें एहसास हो गया था कि शासन उन्हें बेहतर जिंदगी देने में सक्षम नहीं है। इस्लामी शासन सिर्फ इस्लामी क्रांति फैलाने, हिजबुल्लाह, हमास, हुथियों को फंड देने और परमाणु हथियार बनाने में लगा रहा, जबकि आम ईरानी परेशान रहे। अब हम देख रहे हैं कि आर्थिक संकट और बदतर हो रहा है। ईरान तेल निर्यात नहीं कर पा रहा और अब उसकी घरेलू आपूर्ति का 50% आग की चपेट में है। अर्थव्यवस्था पहले ही गिर रही थी, मुझे लगता है इससे वह और तेज गिरेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जमीन से यह कैसा दिखता है, क्योंकि यह वाकई में खतरनाक
या प्रलय जैसा है, जैसा कि कुछ ईरानी इसे कह रहे हैं। यहाँ एक ईरानी ड्राइवर की क्लिप है जिसमें वह हाईवे पर गाड़ी चला रहा है और तेहरान की जलती रिफाइनरी दिख रही है। देखिए। अब हम देखेंगे कि चश्मदीद गवाह इन दृश्यों का वर्णन कैसे करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग उन क्लिप्स को देखकर जानते हैं जो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, YouTube शायद इस वीडियो को प्रतिबंधित कर देगा, क्योंकि जब भी हम कोई खतरनाक चीज दिखाते हैं YouTube को वो पसंद नहीं आता, क्योंकि वो विज्ञापन दाताओं के लिए अनुकूल नहीं है। मैं इसे पूरी तरह समझता हूँ और इसके बावजूद मैं आपको ये सब दिखाने का फैसला कर रहा हूँ। लेकिन प्रतिबंधित होने की एक समस्या ये है कि वीडियो बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाए जाते। तो अगर आप लोग नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाकर एल्गोरिदम में मेरी मदद कर सकते हैं तो इससे वाकई फर्क पड़ता है। अब चलिए कुछ चश्मदीद गवाहों के बयान देखते हैं जो हमारे पास है। एक चश्मदीद ने BBC को बताया कि ऐसा लगा जैसे रात दिन बन गई। एक अन्य ने कहा, चारों तरफ इतना धुआं था कि घर में भी जलने की गंध आ रही थी। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि पहले चारों तरफ लाल रोशनी थी, फिर एक लाल बादल था। छत पर जाकर उन्हें पता चला कि ऑयल डिपो में आग लगी है। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे, एक CNN रिपोर्टर तेहरान के अंदर जाने में सक्षम हुआ है और वहां से सीधे रिपोर्ट कर रहा है। ये बताना जरूरी है कि वो ऐसा शासन की अनुमति से कर रहा है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसे शासन की आलोचना करने की ज्यादा छूट है, लेकिन आप बस अगली क्लिप देखिए। जितनी क्लिप्स मैंने देखी है उनमें वह शासन के पक्ष में नहीं लगते और वे तेहरान की मौजूदा स्थिति पर भी दिलचस्प बातें बताते हैं। तो सुनिए, तेहरान में रहते हुए ये स्ट्राइक असल में कैसी लगती है। CNN युद्ध शुरू होने के बाद ईरान जाने वाला पहला अमेरिकी नेटवर्क है। हमारी टीम सरकार की अनुमति से रिपोर्टिंग कर रही है। CNN की सीनियर इंटरनेशनल संवाददाता फ्रेड ब्लैकिन और उनकी टीम तेहरान में है। फ्रेड, मुझे पता चला है कि आपके इलाके में हवाई हमले हुए। आज रात आप क्या देख रहे हैं? हाँ जॉन, आज रात तेहरान में भारी हवाई हमले हुए हैं। और वास्तव में हमने यहाँ अपनी जगह से जो चीजें देखी, सुनी और महसूस की, उनमें से एक था बहुत जोरदार धमाकों की भारी आवाजें जो हमसे ज्यादा दूर नहीं थी। जब हम बाहर गए, आपने जेट विमानों की आवाज सुनी, जिससे पता चला वहां लगातार हवाई अभियान था। मैं कहूंगा कि लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे तक कई ठिकानों पर हमले हुए, सिर्फ तेहरान के दक्षिण में ही नहीं बल्कि तेहरान के पूर्व और पश्चिम में भी। हमने शहर के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में बड़े धुएं के गुबार देखे और ऐसा लगता है कि वहां की कुछ तेल अवसंरचना पर या तो अमेरिकी या इजरायली जेट्स ने हमला किया। कम से कम देखने में तो ऐसा ही लग रहा था। वहां आग लगी हुई थी। रात के आसमान में घना काला धुआं उठ रहा था। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार तेहरान के दक्षिण में बड़े तेल भंडारों पर हमला हुआ है। ये स्पष्ट नहीं है कि नुकसान वास्तव में कितना बड़ा था, लेकिन हमारी नजर से तो ये बहुत बहुत बड़ा लग रहा था। अब जाहिर है ईरानी सूत्र और ईरान समर्थक लोग इसे आम नागरिकों के खिलाफ एक बढ़ती हुई कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझाता हूँ। ये ठिकाने आम ईरानियों की सेवा करने वाला कोई व्यावसायिक ढांचा नहीं है। इन पर IRGC का नियंत्रण है, जिसने वर्षों से सरकारी तेल संपत्तियों को अपनी आय के लिए इस्तेमाल किया है। सामान्य सरकारी बजट के जरिए काम करने के बजाय उन्हें तेल संसाधनों और उनसे होने वाली आय पर नियंत्रण दे दिया गया। उन धनराशियों ने लेबनान से यमन तक प्रॉक्सी मिलिशियाओं को फंड किया, चीन से हथियार खरीदे और मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ाई। इन डिपो पर IRGC सुरक्षा बलों का नियंत्रण होने से ये शासन के सैन्य लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में शामिल हैं। इससे वे वैध सैन्य लक्ष्य बन जाते हैं, न कि नागरिक बुनियादी ढांचा। ईरान के संसाधन ईरानी लोगों के होने चाहिए। दशकों से IRGC ने इन्हें अपनी निजी युद्ध निधि की तरह इस्तेमाल किया है, और अगर कोई इसे तनाव बढ़ाना कहे तो याद रखें कि ईरान हवाई अड्डों पर हमले कर रहा है। कल सुबह मैंने एयरपोर्ट पर ड्रोन गिरते देखा। फिर ईरानी राष्ट्रपति ने टीवी पर खाड़ी देशों में नागरिक ठिकानों पर हमलों के लिए माफी मांगी। वे सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन वे जानते हैं कि जो वे कर रहे हैं वह गलत है।
इसी वजह से उनके राष्ट्रपति ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सेना ने उन्हें रोक दिया। ईरान ने खाड़ी देशों में दर्जनों निर्दोष नागरिकों की हत्या की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां अमेरिकी ठिकाने हैं जिन्हें इस अभियान में इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिर भी लोग ईरान की गतिविधियों और IRGC के युद्ध अपराधों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी कारण इस तेल डिपो पर हमला हुआ ताकि IRGC को रोका जा सके। सोचिए फिर क्या हुआ। ये हमला इतना तेज था कि ईरान की सड़कों पर आग लग गई। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा क्या मतलब है। अब मैं कोई तेल विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तेल की आग को बुझाना आम आग से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अगर यहाँ कोई मुझसे ज्यादा तेल के बारे में जानता है तो कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें इसे बुझाने में काफी मुश्किल होने वाली है। यहीं पर मैं उस शुरुआती ट्वीट पर वापस जाना चाहता हूं जिससे हमने ये वीडियो शुरू किया था, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर पहले से भी ज्यादा कड़ा प्रहार होने वाला है। तो बताइए अब क्या हुआ। अब जब हम पीछे देख सकते हैं तो वो बात सही थी। मैं आपको विवरण दिखाता हूं, सुनिए। क्षेत्र में ईरान युद्ध के 8वें दिन आज मध्य पूर्व में ये मुख्य घटनाएं हो रही हैं। ईरान में संयुक्त राज्य अमेरिका का कहना है कि उसने अब तक के युद्ध का सबसे बड़ा बमबारी अभियान रात भर में चलाया है। संघर्ष के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका की मांग एक सपना है जिसे वे अपनी कब्र तक ले जाएं। 3 बोन नामक अमेरिकी बॉम्बर्स जो 24 क्रूज मिसाइलें ले सकते हैं यूके के फेयरफील्ड एयरबेस पर पहुंचे हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उस पर बहुत कड़ा प्रहार किया जाएगा। IDF ने बताया कि उसने तेहरान और इस्फहान में ईरानी आतंकवादी शासन के ढांचे पर व्यापक हमले शुरू किए हैं। देश के पश्चिमी हिस्से में एक पुलिस स्टेशन इजरायली हवाई हमले में नष्ट हुआ है और पूरे देश में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और धुआं देखा गया है। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र में, जिसमें इजराइल भी शामिल है, मिसाइलें दागी हैं। अब इजरायली वायुसेना ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये हमला वहां किया जहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है, यानी ईरान के बैंक खाते पर, मूल रूप से IRGC की जेब पर। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि युद्ध का विस्तार करते रहेंगे ताकि IRGC के पास संसाधन न रहे और वे काम ना कर सके। अब मैं दिखाता हूं कि इस समय IRGC क्या कर रही हैं। तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? आप इससे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते थे। IRGC और बसीज बल सड़कों पर गश्त कर रहे हैं जबकि तेहरान जल रहा है और लाउड स्पीकरों के जरिए प्रचार कर रहे हैं। सुरक्षा बल अपनी ताकत दिखा रहे हैं और सड़कों पर उपकरणों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि शासन समर्थक उन्हें फूल व झंडे दे रहे हैं। युद्ध युद्ध अमेरिका, युद्ध इजराइल। वे लोगों को जबरन मार्च करा रहे हैं, जबकि समर्थक इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। प्रचार रैलियां वहां इसलिए होती है ताकि जो भी आज़ादी चाहता है, जो भी शासन के खिलाफ बाहर आकर विरोध करना चाहता है, जैसे उन्होंने जनवरी में किया था, उसका मनोबल तोड़ा जा सके। और जाहिर है इन सबके ऊपर IRGC कमांडर सरकारी टीवी पर आकर एक बहुत स्पष्ट संदेश प्रसारित कर रहे हैं। खुद सुनिए। हम अमेरिका और इजराइल की गंदगी को सड़कों पर दिखने नहीं देंगे। दंगाइयों को मौत। अगर कोई सड़क पर आना चाहता है तो उसकी वही सजा होगी जैसी एक इजरायली सैनिक की होती है, और वही सजा होगी जैसे उस इजरायली सैनिक की जिसके हाथ खून से सने हैं। जो भी सड़क पर आएगा उसे वही सजा मिलेगी और हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहू अकबर। मेटा परिवार। वैश्विक उत्पीड़क मुर्दाबाद। इस्लाम के सेवकों पर सलाम। शिबाकिन को सलाम। अमेरिका मुर्दाबाद। यहां मैं एक बात उठाना चाहता हूं जो मुझे थोड़ी परेशान करने वाली लगती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ लोग देश से इतनी नफरत करते हैं
कि वे IRGC का खुलकर समर्थन करते हैं। वे सिर्फ इसलिए IRGC को भगवान का तोहफा कह रहे हैं क्योंकि वे अमेरिका से लड़ रहे हैं। मुझे एक संदेश साझा करने दीजिए जो मेरा नहीं है बल्कि किसी ऐसे का है जो सच में जानता है कि IRGC क्या है। खुद सुनिए। मैंने किसी को IRGC को प्रतिरोध कहते सुना क्योंकि वह पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करता है। तो चलिए यहाँ स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन असली प्रतिरोध लोग हैं। असली प्रतिरोध वे डॉक्टर हैं जिन्हें घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज करने पर मौत की सजा मिलती है। असली प्रतिरोध वे हैं जिन्हें प्रदर्शन में गोली मारी, कैद या मार दिया गया। असली प्रतिरोध वे परिवार हैं जिन्हें अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मृत शरीरों के बीच तलाश करने के लिए मजबूर किया गया। जो सत्ता देखभाल को अपराध मानती, भीड़ से डरती और अपनी जनता को डराती है, वह साम्राज्यवाद का विरोध नहीं बल्कि वही करती है। अगर आप किसी को जानते हैं जो IRGC को सपोर्ट करता है तो उसे वह क्लिप भेजे। केवल असली अनुभव रखने वालों की सच्चाई भेजे। ईरान में लोग अपने तथाकथित नेताओं के बारे में यही कहते हैं। एक ईरानी ने ट्वीट किया, संसद के प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति पेस्काजिन को बर्खास्त करने के लिए जल्द से जल्द इकट्ठा होना चाहिए। अगर वे अभी उन्हें बर्खास्त नहीं भी करते तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण है कि वे सब एक साथ हों। आप समझ सकते हैं कि वो चाहता है कि वे इतनी जल्दी एक जगह इकट्ठा हों क्योंकि वो आज़ादी चाहता है। अब यहाँ मैं ईरान और उन ईरानी अकाउंट से आ रही कुछ झूठी जानकारी को गलत साबित करना चाहता हूँ जो IRGC का समर्थन कर रहे हैं। ये एक संकलन था जिसे BBC ने बनाया था जो मूल रूप से दिखाता है कि कौन सी झूठी जानकारी आ रही है और फिर उसके मुकाबले असली फुटेज दिखाता है। तो ध्यान से देखिए। ये असली है, ये असली नहीं है, ये असली है, ये असली नहीं है। AI फेक हमारे फीड्स में अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की झूठी जानकारी फैला रहे हैं। ये वीडियो जिसे 70 मिलियन बार देखा गया असल में वीडियो गेम की फुटेज है, ना कि ईरानी मिसाइल का अमेरिकी जेट पर हमला। कुछ फेक वीडियोस जैसे ये साफ तौर पर नकली लगते हैं। इसमें आतिशबाजी मेल नहीं खा रही। इसी वीडियो की एक तस्वीर ज्यादा असली लगती है। इसे सत्यापित असली फोटो से तुलना करें जिसमें धुआं दिख रहा है, कोई आग का गोला नहीं। और ये शनिवार को बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हुए हमले की असली फुटेज है। बाद में एक पोस्ट में सैटेलाइट इमेज के साथ दावा किया गया कि ये नष्ट हुए अमेरिकी रेडार उपकरण है, लेकिन वो AI से बनी फर्जी तस्वीर थी। ये तस्वीर पिछले साल के गूगल मैप्स सैटेलाइट व्यू पर आधारित थी और गाड़ियां वहीं खड़ी हैं। युद्ध में अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आजकल फर्जी वीडियो और गलत जानकारी पहले से कहीं ज्यादा फैल रही है। ये वीडियो नाटकीय होने के कारण लोगों को आकर्षित कर जल्दी वायरल हो जाते हैं।